प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आज व्यक्तित्व के बाद व्यक्तित्व मापन को मैं लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारे लिए और आपके जीवन के लिए, हम दोनों के लिए अति उपयोगी भी होगा, अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। इस उम्मीद के साथ, व्यक्तित्व मापन क्या है? वास्तव में जब हम व्यक्तित्व मापन की बात करते हैं तो 7-8 विधियां हैं। व्यक्तित्व मापन की 7 से 8 विधियां हैं, जैसे प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन इतिहास विधि, क्रिया परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि, परिसूची विधि, मूल्यांकन विधि, प्रक्षेपण विधि। ये कुछ व्यक्तित्व मापन की विधियां। सबसे पहले देखा जाए कि प्रश्नावली विधि क्या है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन के लिए जब उसकी संपूर्ण व्यक्तित्व के, जैसे उसका आत्मविश्वास, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसके जीवन से संबंधित अनेक पक्ष, जितने भी पक्ष हैं, उन पक्षों को जानने के लिए कि क्या है उसके जीवन में, कौन क्या क्या पक्ष है, कैसा है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जब हम प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाते हैं और उन प्रश्नों की श्रृंखला के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को हम प्रश्नावली विधि के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः प्रश्नावली विधि जो होती है वो 4 तरह की होती है: बंद बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। खुली प्रश्नावली में पूरा लंबा लिख करके उत्तर देना होता है। चित्रित प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से उत्तर देना होता है। और मिश्रित प्रश्नावली में संपूर्ण उपरोक्त तीनों के गुण निहित होता है, अर्थात उपरोक्त बंद, खुली, चित्रित प्रश्नावलियों के गुण निहित होते हैं। जी, तीनों गुण जिसमें निहित होते हैं उसे मिश्रित प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। अर्थात व्यक्तित्व मापन के जो पहली विधि है वह प्रश्नावली विधि है। प्रश्नावली विधि के बाद से दूसरा आता है व्यक्तित्व मापन की विधि, साक्षात्कार विधि। यह वह विधि है जिस विधि के माध्यम से एक बालक या एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्थितियों का जायजा लिया जाता है। या सामान्यतः आमने सामने की जानकारी की विधि होती है। इसमें एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला, दोनों आमने सामने होते हैं। और सामान्यतः सामने से इस विधि का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए इसलिए किया जाता है, इससे व्यक्ति के सामान्यतः व्यक्तित्व और उसके मानसिक स्थितियों का मापन किया जाता है। इससे यह जाना जाता है वास्तव में व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। और यह विधि प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे साक्षात्कार लेने वाला भी सामने होता है और साथ साथ साक्षात्कार देने वाला भी सामने होता है। और सामान्यतः जो सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पर इस विधि का सामान्यतः सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से व्यक्तित्व मापन की तीसरी जो विधि होती है, जीवन इतिहास विधि। अर्थात व्यक्तित्व मापन की जो तीसरी विधि है, जीवन इतिहास विधि, यह वह विधि है या इस विधि के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन इस तरह से किया जाता है कि बालक के जीवन अतीत में जो इतिहास है, जो उसके जीवन से संबंधित, उसके साथ कौन सी घटनाएं घटी, किन किन चीज़ों का उसके ऊपर प्रभाव है, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सारे चीज़ों का पता लगाया जाता है। जीवन इतिहास विधि के आधार पर उन सारे चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उसके आधार पर व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थात जीवन इतिहास विधि से तात्पर्य उस विधि से, व्यक्तित्व मापन की उस विधि से है जिस विधि में पहले व्यक्ति के साथ पहले इतिहास में क्या हुआ, बीते हुए कल में क्या हुआ, उन सारे चीजों की जानकारी लेकर के और फिर वर्तमान के बारे में, उसके वर्तमान व्यक्तित्व के बारे में उसका निष्कर्ष निकाला जाता है कि अमुक व्यक्ति वर्तमान में क्यों ऐसा है। उसके लिए उसके इतिहास के बारे में, संपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी ली जाती है। जीवन इतिहास के बाद, विधि के बाद व्यक्तित्व मापन की क्रिया परीक्षण विधि है। अर्थात इस विधि का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व के मापन के लिए क्रिया परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। जब बालक को या व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व मापन के लिए किसी विशेष परिस्थिति या कार्य में रखा जाता है और वहां पर देखा जाता है कि वास्तव में व्यक्ति किस तरह के उस कार्य में, उस क्षेत्र में कार्य करते हुए कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। अर्थात कार्य करते हुए उसके व्यक्तित्व का मापन क्रिया परीक्षण विधि के माध्यम से किया जाता है। अर्थात कार्य कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उसके बाद से आता है क्रिया परीक्षण विधि के बाद से आता है परिस्थिति परीक्षण विधि। परिस्थिति परीक्षण विधि व्यक्तित्व मापन की यह भी क्रिया परीक्षण विधि का ही एक तरह से यह भी रूप है। परिस्थिति परीक्षण विधि, किसी भी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में रख दिया जाता है और उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके व्यवहारों का आकलन किया जाता है। यह विधि सामान्यतः ईमानदारी को मापने के लिए सबसे अधिक, व्यक्ति के व्यक्तित्व में ईमानदारी को मापने के लिए
परिस्थिति परीक्षण विधि का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अर्थात व्यक्ति को किसी परिस्थिति में रखा जाता है और उस परिस्थिति में यह देखा जाता है कि वास्तव में वह कैसा व्यवहार कर रहा है, वो अपने व्यक्तित्व को कैसा प्रदर्शित कर रहा है। परिस्थिति परीक्षण विधि के बाद से आता है परिसूची विधि। परिसूची विधि सामान्यतः जब परिसूची विधि की बात की जाती है तो वह भी परिस्थिति परीक्षण विधि का ही एक रूप होता है। और परिसूची विधि से तात्पर्य वास्तव में एक तरह से जो उपरोक्त है परिस्थिति परीक्षण विधि, उसी का यह भी एक रूप है परिसूची विधि। और परिसूची विधि में भी बहुत सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई जाती है, उसके जीवन से संबंधित परिसूचियां सूची तैयार की जाती हैं और उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेशन परिसूची विधि में किया जाता है और उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अर्थात प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। जैसे उस बालक से पूछा जाता है कि क्या आपने कहीं पर या आप अपने मम्मी पापा से कैसा व्यवहार रखते हैं, या आपके मम्मी पापा आप पर किस तरह से नियंत्रण रखते हैं, और उसमें बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। या ये पूछा जाता है कि आपका परिवार आपके साथ सदैव कैसा व्यवहार करता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बालक उसमें अच्छा करता है व्यवहार या खराब करता है व्यवहार, इस तरह से उसका उत्तर देता है और कहीं न कहीं इस आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। परिसूची विधि के बाद से आता है मूल्यांकन विधि। सामान्यतः व्यक्तित्व मापन की यह एक सर्वोत्तम विधि के रूप में जानी जाती है। मूल्यांकन 5 पॉइंट पर 7 पॉइंट पर इन बिंदुओं को बना करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। सामान्यतः जो 7 पॉइंट होता है 7 पॉइंट स्केल व्यक्तित्व मापन की और या मूल्यांकन विधि की 7 पॉइंट स्केल होता है, उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। एक क्लर्क हो या एक कार्य करने वाला हो तो उसके लिए 7 बिंदु रखा जाता है। सामान्यतः जब 7 बिंदु जो रखे जाते हैं उसमें कुछ बीच में सबसे अच्छा कर दिया जाएगा, उसके बाद से कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ खराब और सामान्यतः, और फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और बेस्ट, सबसे बेस्ट 7 बिंदु बना दिए जाते हैं और सामान्यतः इसी के आधार पे मूल्यांकन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का किया जाता है और उस आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तव में वह व्यक्ति किस तरह का है, किस तरह से उसकी गणना की जा सकती है। मूल्यांकन विधि के बाद से किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, उसका मूल्यांकन विधि के बाद से आता है प्रक्षेपी विधि। सामान्यतः व्यक्तित्व मापन की यह सबसे उत्तम विधि है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। सिनेमा हॉल में बैठा हुआ व्यक्ति जब पिक्चर देखने जाता है तो सिनेमा हॉल में उस चित्र को फोकस के माध्यम से फेंका जाता है। वहां पर 3 तरह के लोग होते हैं, एक युवा होता है, एक जवान आदमी होता है और एक महिलाएं होती हैं। तो युवा जो होता है वह उस चित्र को अलग तरीके से देखता है, जो यंग आदमी होता है उस चित्र को अलग तरीके से देखता है, और जो महिलाएं होती हैं या तरुण जो बालिकाएं होती हैं वो उस चित्र को अलग तरीके से देखती हैं। वो उस चित्र में श्रृंगार को देखती हैं। साथ साथ जो पुरुष होता है, युवा होता है, उसको वो अलग तरीके से उस चित्र को देखता है। अर्थात प्रक्षेपण का अर्थ ही होता है फेंकना। किसी भी चीज को फेंका जाए और उसको व्यक्ति उसका मूल्यांकन अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से करे। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं। और दूसरा उसी में होता है रोसा का स्याही धब्बा